हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है। इसमें हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने यूनियन की बात की थी, जो कि पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, क्या क्या टेरिटरीज हैं इंडियन यूनियन के अंदर, यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्यों नहीं है इंडिया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ हमने आर्टिकल्स 1 to 4 भी डिस्कस कर लिए थे। अब पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप हमारा जो है आर्टिकल्स, यहाँ पे आपके बहुत सारे आर्टिकल्स इधर भी कवर होंगे फ्रॉम आर्टिकल 5, क्योंकि 4 तक हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप का हिस्सा है, और क्या क्या ये आर्टिकल्स कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिटीजनशिप क्या होता है? नागरिकता। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो सिटीजन्स, दूसरे एलियंस। सिटीजन्स मतलब नागरिक, एलियन मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है, वो एलियन कहलाता है। अब नागरिक या फिर सिटीजन कौन होते हैं? नागरिक या सिटीजन फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के, मतलब कि ये भारत का जो भारत का जो स्टेट है या फिर भारत जो कि राष्ट्र है, इस राष्ट्र के पूर्णतः ये मेंबर होते हैं। ठीक है, तो नागरिक का पूर्ण जो है योगदान होता है देश की भागीदारी में, देश में पूरी पूरी इनकी हिस्सेदारी होती है, और ये एलिजियंस ओ करते हैं, मतलब कि ये देश को अपना मानते हैं। देश के जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके प्रति इनकी जो है सहभागिता होती है और इसको ये मानते हैं। ये सभी तरह के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। तो कई बारी यहाँ से जो है क्वेश्चन बने हैं, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स, मतलब कि ये पूरे पूरे भागीदारी होती है इनकी इंडियन स्टेट में। ये इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एलिजेंस ओ करते हैं, इंडियन स्टेट को एलिजेंस ओ करते हैं, और इनको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। एलियंस कौन है? एलियंस वो लोग हैं जो कि किसी दूसरे कंट्री के नागरिक हैं। वो भारत के नागरिक नहीं हैं, किसी दूसरे कंट्री के नागरिक हैं। वो इंडिया को एलिजेंस वो नहीं करते, वो किसी दूसरे संविधान को मानते हैं, किसी दूसरे राष्ट्र को मानते हैं, इंडिया में बस रह रहे हैं। वो पूरे पूरे भागीदार नहीं हैं इंडिया की डेवलपमेंट के या इंडियन जर्नी के। इसीलिए वो इंडिया के अंदर पूरे पूर्णतः सारे जो है सिविल या पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं। तो हमने जो है टोटल रेसिडेंट्स की अगर हम बात करें, इंडियन रेसिडेंट्स की, इंडिया में जितने लोग रहते हैं उनको रेसिडेंट कहेंगे हम। ये दो तरह के हो गए, सिटीजन्स मतलब यहाँ के नागरिक, और एलियंस मतलब फॉरेनर्स जो कि इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, उनको हम एलियंस बोलते हैं। एलियंस फर्दर दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। ठीक है, तो फ्रेंडली एलियंस मतलब कि उस कंट्री के नागरिक, उस कंट्री के में विश्वास करने वाले लोग जिनके रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल जापानीज जो है हमारे लिए फ्रेंडली एलियंस हो जाएंगे, क्योंकि जापान के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हैं। एनिमी एलियंस मतलब उस कंट्री में रहने वाले लोग या उस कंट्री के नागरिक जो इंडिया के साथ वॉर पे है। तो जब 1999 में युद्ध चल रहा था, कारगिल युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा? एनिमी एलियन हो जाएगा इंडिया के लिए। या फिर जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना से, तो चाइनीज जो है, चाइनीज सिटीजन्स एनिमी एलियंस हो गए। तो मतलब यहाँ पे हमने समझा कि सिटीजन्स कौन होते हैं और नॉन सिटीजन्स को हम क्या बोलते हैं? एलियंस बोलते हैं। एलियंस हमारे लिए दो तरह के हो गए, फ्रेंडली और एनिमी एलियंस। अब हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप से क्या फ़ायदा मिलता है, मतलब नागरिकों के क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनको प्रिविलेजेस मिलती है। अ, अब अगर हम बात करें राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजन्स की, तो सिटीजन्स को जो है बहुत सारे अधिकार मिलते हैं जो कि एलियंस को नहीं मिलते। अगर हम एलियंस में भी बात करें, फ्रेंडली और एनिमी एलियन की, हमने ये डिस्टिंक्शन इसलिए किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकार सिटीजन्स को मिलेंगे, उसके बाद जो है कम अधिकार एलियंस को होते हैं। एलियंस में ज़्यादा जो अधिकार हैं वो फ्रेंडली एलियंस के पास होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमी एलियंस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडली एलियंस को जो है प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जैसे कि इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, बट ये प्रोटेक्शन एनिमी एलियंस के पास नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं हम, इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या अधिकार हैं। तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बेहतर काफ़ी सारे अधिकार और प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, और ये अधिकार जो है एलियंस को डिनाइड है। मतलब कि चाहे आप फ्रेंडली एलियन हो, चाहे आप
एनिमी एलियन हो, आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं उन अधिकारों की या उन राइट्स की जो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास होते हैं या भारत के नागरिकों के पास होते हैं। पहला अधिकार है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भारत में किसी भी नागरिक को के खिलाफ जो है हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनको सभी तरह का जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी राइट है। मतलब हम किसी भी दो नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये अधिकार बाकी सभी एलियंस को दे भी दें, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हम इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर ये जो भेदभाव है, ये दो इंडियन सिटीजन्स के बीच में नहीं होता। दूसरा जो हक है जो केवल इंडियन सिटीजन्स के पास है, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सरकारी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है या फिर सरकारी नौकरी होती है, उसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है। ये अधिकार एलियंस के पास नहीं होता। एलियंस जो है क्लेम नहीं कर सकते कि वो क्योंकि इंडिया के अंदर राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसलिए एलियंस जो है हमारे सरकारी जॉब्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो अलाउड है। ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है। विदेशी नागरिक, चाहे वो किसी भी फ्रेंडली कंट्री से हो या एनिमी कंट्री से हो, वो भारत के अंदर सरकारी नौकरी के ऊपर अपना हक नहीं जता सकता। तीसरा जो फंडामेंटल राइट है वो होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं या सारे ये ए से एच तक। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार, असेंबली मतलब कि मिलने जुलने का अधिकार, एसोसिएशन मतलब लोगों से जो कंपनी वगैरह फॉर्म करने का अधिकार, कोई भी मूवमेंट करने का अधिकार, कहीं पे भी मूव करने का अधिकार, कहीं पे भी रहने का अधिकार या किसी भी तरह की नौकरी करने का अधिकार, ये सिर्फ इंडियंस के पास है, भारतीय नागरिकों के पास है। ये विदेशी नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं है। इसीलिए किसी भी विदेशी नागरिक को किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से रोका जा सकता है और वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट है। तो ये जो राइट टू मूवमेंट है, ये सिर्फ नागरिकों के पास है। राइट टू स्पीच नागरिकों के पास है। राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारे जो अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों के पास हैं। चौथा जो अधिकार जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। सबको अपनी अपनी कल्चर या फिर जो कल्चर प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। साथ साथ जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है। फॉरेन सिटीजन्स इस अधिकार को एंजॉय नहीं करते, मतलब कि विदेशी नागरिक इस अधिकार को एंजॉय नहीं करते हैं। फिर और कुछ हमारी ये सारे फंडामेंटल राइट्स थे। उसके अलावा कुछ और हक राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब वोट देने का अधिकार ये भी सिर्फ नागरिकों के पास होता है। फिर एमपी या एमएलए की सीट पे लड़ने का अधिकार ये भी सिर्फ नागरिकों के पास होता है। कुछ स्पेशल पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक पदभार होते हैं जिनको केवल नागरिक जो है बियर कर सकते हैं या फिर इन पदों पर केवल नागरिक रह सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक इंडियन सिटीजन बन सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज सुप्रीम कोर्ट के, फिर हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर किसी भी स्टेट के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और ये सारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, इनके ऊपर सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी हम भारत के नागरिकों का अधिकार है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब ये इन राइट्स के अलावा कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। न केवल इंडियन सिटीजन्स के को कुछ अधिकार दिए गए हैं, बल्कि उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे कि इंडियन सिटीजन्स का कर्तव्य है कि वो टैक्स को पे करें,
इंडिया के नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और बाकी जो भी हमारे सिंबल्स हैं, राजकीय जितने भी सिंबल्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करने का उनकी ड्यूटी है या कर्तव्य है। साथ में जब भी कंट्री को नीड हो तो कंट्री को डिफेंड करने का, मतलब प्रोटेक्ट करने का जो कर्तव्य है वो भी भारतीयों का है। मतलब हमारी भारत की गरिमा के ऊपर अगर कोई भी आंच आती है तो इसको जो है प्रोटेक्ट करने का या फिर इसकी रक्षा करने का कर्तव्य भी हम भारतीयों का है, हम भारतीय नागरिकों का है। इंडिया के अंदर सिटीजनशिप बर्थ और नेचुरलाइज्ड दोनों बेसिस पे मिलती है। मतलब कि दोनों जस्ट सॉली मतलब कि सॉइल वाला, और साथ साथ जस्ट सैंग्विन मतलब कि हमारे पास जो बाई बर्थ जो है, बाई बर्थ हो गया जस्ट सैंग्विन, और जस्ट सॉली एक इंडिया के अंदर अगर कोई बर्थ लेता है तो उसको, और साथ साथ कोई इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको भी इंडियन सिटीजनशिप लेने का अधिकार मिलता है। अब क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इन दो प्रिंसिपल्स को आप याद रखिएगा, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विन। सोली का मतलब होता है सॉइल। अगर कोई भारतीय भूमि पर जन्म लेता है तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर किसी ने इंडिया के अंदर बर्थ लिया है तो कुछ कंडीशंस हैं जिस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। बट इंडिया में जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है उस पर ज़्यादातर जो प्रिंसिपल लगता है जस्ट सैंग्विन का लगता है। मतलब कि अगर हमारी एंसेस्ट्री जो है भारतीय है, मतलब हमारे पिता, हमारे फोर फादर्स अगर वो भारतीय हैं तो इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। बट साथ साथ अगर कोई भारत के भूमि पे जन्म लेता है तो भी कुछ केसेस में जो है नागरिकता दी जाती है अगर उसके माता या पिता भारतीय हैं तो ये जो है हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर बाई बर्थ जो है हमारा जो हेरिडिटरी बेसिस है उसके ऊपर जो है सिटीजनशिप मिलती है। बट अगर कोई सिटीज़न जो है नेचुरलाइज सिटीज़न है, मान लीजिए अगर किसी ने, कोई इंडिया में किसी ने बर्थ नहीं लिया है बट वो काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर रह रहा है और नेचुरलाइज सिटीज़न वो बन गया है। नेचुरलाइज्ड क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो उनको भी इंडिया के अंदर सभी तरह की जो सारे अधिकार हैं जो कि आम नागरिकों के पास होते हैं वो अधिकार उन नागरिकों के पास भी होंगे। जैसे कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, नेचुरलाइज सिटीजन्स भी। बट अमेरिका में जस्ट सेंग्विन का जो है बात चलती है। मतलब कि अमेरिका के अंदर आप नेचुरलाइज सिटीज़न अगर हैं तो आप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए आप जो है ओरिजिनल मतलब बाय बर्थ जो है सिटीज़न होने चाहिए। नेचुरलाइज सिटीजन्स को वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप लड़ने का अधिकार नहीं प्राप्त है। खैर आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं, क्या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सिटीजनशिप के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि आर्टिकल्स 5 से 11 तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिटीजनशिप से डील करते हैं। और ये सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। भारत के संविधान का जो पार्ट दूसरा है, द्वितीय पार्ट है, उसके अंदर सिटीजनशिप की चर्चा की गई है। बट सिटीजनशिप के लिए कोई भी परमानेंट या इलेबोरेट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में कौन कौन सिटीजन्स होंगे केवल यही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में केवल ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक बन गए जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 1950 26 जनवरी 1950 में किस व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जाएगा, सिर्फ ये प्रोविजंस जो है दिए गए हैं हमारे आर्टिकल्स 5 से 11 के बीच में। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सिटीजनशिप एक डायनेमिक चीज़ होती है, कोई भी सिटीजनशिप को लूज़ कर सकता है या कोई किसी दूसरे कंट्री का नागरिक भारत की नागरिकता हासिल भी कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्विजिशन की, नागरिकता हासिल करने की या फिर लॉस मतलब नागरिकता खोने का जो प्रॉब्लम होती है, इनके बारे में कोई भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया हुआ। तो ये आपका जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हमारे संविधान के अंदर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में मेथड्स दिए हुए हैं या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में कोई प्रावधान दिया हुआ है। तो आंसर आएगा नहीं। इस चीज़ के लिए लॉज बनाई जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिर्फ बोला है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया कि पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि हम कोई भी लॉ इनेक्ट कर सके, मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सके, कोई किसी भी तरह का जो है कानून बना सकती है
सिटीजनशिप के एक्विजिशन के लिए कि कैसे सिटीजनशिप मिलेगी इसलिए, या फिर सिटीजनशिप के लॉस के लिए। तो इस अधिकार का उपयोग करते हुए पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट जो है लागू की थी, और उसको बार बार अमेंड किया गया है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रावधान हैं, जो भी हमारे सिटीजनशिप के प्रावधान हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, या फिर सिटीजनशिप किस तरह से मिलनी है, या फिर सिटीजनशिप का कैसे लॉस होगा, इस बारे में जो जो प्रोविजंस हैं ये हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बेसिस पे मिलेगा। अब सबसे पहला आर्टिकल हमने देखा था आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 का कहना है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत हुई, मतलब 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस वक्त किस किस पर्सन को हम सिटीजन कह सकते हैं। तो उस वक्त कहा गया कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जब वो लागू हुआ है, उस वक्त एक पर्सन जिसका डोमिसाइल जो है इंडिया के अंदर है, डोमिसाइल मतलब जो आम रूप से इंडिया के अंदर रहता है, तो उसको जो है हम अधिकार देंगे, अगर वो इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ था, अगर उसका जो जन्म है वो भारत के अंदर हुआ है और वो भारत में रहता है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जब ये संविधान लागू हुआ था तब। या फिर वो अगर भारत में रहता है और उसका जन्म कहीं और हुआ हो, बट उसके पेरेंट्स का, उसके माता या पिता में से किसी भी एक का जन्म अगर भारत के अंदर हुआ है, तो वो अगेन भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और आम रूप पर वो भारत का रेसिडेंट है, पिछले 5 सालों से, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उससे पहले, मतलब 1947 से 47 से 5 साल, सॉरी 1950 में लागू हुआ है, तो 1950 से 5 साल पहले, मतलब कि 1945 से अगर वो लगातार भारत के अंदर रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कोई भी व्यक्ति जिसका डोमिसाइल इंडिया के अंदर है, और मतलब कि जो इंडिया के अंदर रहता है, और या तो उसका खुद का जन्म भारत के अंदर हो, या फिर उसके किसी भी पेरेंट का, मदर या फादर का जन्म भारत के अंदर हो, या फिर वो भारत के अंदर पिछले 5 सालों से रह रहा हो, तो वो भारत का जो है नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 6 में जो है और कंडीशंस दी हुई हैं माइग्रेंट्स के बारे में। तो जो आर्टिकल 5 है, यहाँ पर वो लोग जो रह रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में कंडीशंस दी गई हैं, जिनका डोमिसाइल है उनकी कंडीशंस दी गई हैं। आर्टिकल 6 में कहा गया, आर्टिकल 5 में कुछ भी लिखा हो उसके उस मतलब नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब कि बिना कंसिडर किए कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, आर्टिकल 6 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि माइग्रेट हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी में आया है, तो वो जो है भारत के संविधान के लागू होने पर सिटीजन कहलाएगा, अगर वो या उसके कोई भी पेरेंट्स, मतलब उसके माता या पिता, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि दादा दादी, वो जो है इंडिया में बॉर्न हुए थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है एनैक्ट हुई थी। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से इंडिया आया है, वो जो है एक माइग्रेंट जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडियन टेरिटरी में आया है, वो जो है नागरिक कहलाएगा भारत का, अगर वो उसने, मतलब उसके माता पिता या उसके माता पिता में से कोई एक, या फिर जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स उस वक्त इंडिया में रहते थे, अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे। और दूसरा है, ऐसे केस में जिसका माइग्रेंट, मतलब जो कि माइग्रेशन हुआ है, जिसने भी जो भी माइग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिनका हमने ए पार्ट में जिक्र किया है, अगर उसने माइग्रेट किया है इंडिया के अंदर 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो जो है भारत में का नागरिक कहलाएगा, और वो ऑर्डिनरीली भारत के अंदर रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है बट उसने माइग्रेट किया है 19 जुलाई 1948 के बाद, तो उसने अगर अपने आप को रजिस्टर कराया है एज अ सिटीजन, जिस एक ऑफिसर के पास जाके माइग्रेंट्स को रजिस्टर कराना था आफ्टर 19 जुलाई 1948, और अगर ऐसा उसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तब वो अगेन भारत का नागरिक कहलाएगा, उस एक फॉर्म में, पर्टिकुलर फॉर्म में या मैनर में, जैसा कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था, उस फॉर्म और मैनर में अगर किसी ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो वो जो है भारत का जो है नागरिक कहलाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी माइग्रेंट है वो भारत का नागरिक बनेगा अगर वो या उसके कोई भी पेरेंट्स मतलब माता या पिता या फिर उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट वो इंडिया के अंदर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर रहते हो और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करें। ये जो दो कंडीशन दी हैं उनमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करें। पहली कंडीशन क्या, या तो उसने माइग्रेट किया 19 जुलाई 1948 से पहले। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा अगर वो या उसके कोई भी माता पिता या फिर उसके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे। तो अगर कोई भी माइग्रेंट जिसने पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडियन टेरिटरी में माइग्रेट किया बट 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट किया, तब उस केस में वो तभी नागरिक कहलाएगा जब उसने खुद को जो है रजिस्टर करा रखा है उस ऑफिसर के पास एक पर्टिकुलर फॉर्म में, मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑफिसर प्रिस्क्राइब किया था उस ऑफिसर के पास एक पर्टिकुलर फॉर्म और मैनर में, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 का कहना है कि आर्टिकल 5 और 6 में जो भी दिया है उसको अगर हम नहीं देखें, आर्टिकल मतलब 5 और 6 की बातें के अलावा अगर किसी व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किया, ठीक है, मतलब कोई भी माइग्रेंट आया है पाकिस्तान से इंडिया बट ये आया 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया आया, तो वो जो है और सॉरी इंडिया से पाकिस्तान चला गया, सॉरी आया नहीं है, इंडिया से पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 के बाद, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। आई एम रियली सॉरी, इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 5 और 6 में जो भी के अलावा यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान माइग्रेट कर गया, भारत की टेरिटरी में रहता था, वो सिटीजन था जो भी था, बट उसने माइग्रेशन किया 1 मार्च 1947 के बाद, तो वो जो है इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा, भारत का जो है नागरिक नहीं कहलाएगा। अब इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर उसको बाद में जो है वो रीसेटलमेंट के लिए आ जाता है, मान लीजिए वो गया था 1 मार्च 1947 में इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में, बट बाद में फिर रीसेटलमेंट के लिए वापस आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस परमिट के थ्रू आया, उसको जो है परमिट दिया गया और वो रीसेटलमेंट के लिए वापस आ गया, तो उसको जो है अपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तक इंडिया के अंदर रहना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन कही गई है कि कोई भी इंडिया का रेसिडेंट था, इंडिया के अंदर डोमिसाइल थी, जब पार्टीशन अनाउंस हुआ था तब, या फिर किसी भी कारणवश 1 मार्च 1947 से पहले, सॉरी 1 मार्च 1947 के बाद, नॉट पहले, बाद में ये गया पाकिस्तान। अब फिर अगस्त में जो है इंडिया का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, तो मान लीजिए ये पाकिस्तान गया था और फिर वापस लौट आया किसी भी डेट में आफ्टर डिवीजन, तो अब ये तभी जो है नागरिक कहलाएगा अगर ये 6 महीने तक रहा है, परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के थ्रू आया है, पहली चीज़ इसको परमिट ऑफ रीसेटलमेंट दिया गया है, और साथ में रजिस्टर कराने से 6 महीने पहले तक ये इंडिया में रह रहा है, तो वो नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान माइग्रेट हुआ था 1 मार्च 1947 के बाद, बट बाद में वो जो है रीसेटलमेंट के लिए इंडिया में आ गया, तो वो इंडिया का सिटीजन तभी बन सकता है जब वो इंडिया के अंदर कम से कम 6 महीने पहले रहा हो, अपने रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तक इंडिया के अंदर रहा हो, ठीक है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो या जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे बट वो भारत से बाहर रहता है, वो ऑर्डिनरली जो है इंडिया के अंदर नहीं रहता, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स जो खुद या फिर जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जिनका जन्म तो हुआ था बट वो जो है इंडिया से बाहर रहते हैं, और अगर वो जो है इंडियन सिटीजन रजिस्टर करा चुके हैं अपने आप को किसी डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर ऑफिस में, हमारे जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेज होते हैं या कॉन्सुलर ऑफिस में होते हैं, तो उनको उनमें जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले या बाद में किसी भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म या मैनर में, तो वो जो है इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। तो मतलब इसका ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या फिर वो खुद अगर इंडिया के अंदर उसका जन्म हुआ हो
बट वो आम तौर पर मान लीजिए लंदन में रहता है, बट उसने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब, या फिर उसके बाद, या फिर उससे थोड़ा पहले अपने आप को इंडिया के जो कॉन्सुलर ऑफिसेज हैं वहाँ जाके रजिस्टर करा लिया एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो जो है इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं उसमें ये कहा गया है कि पर्सन जो डोमिसाइल्ड है इंडिया के अंदर, या पर्सन्स जो कि माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया में, या फिर ऐसे पर्सन जो कि पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे या फिर बाद में रीसेटलमेंट के लिए इंडिया आ गए, या फिर ऐसे पर्सन जो कि इंडिया के इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रहते हैं, उनको कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, ये हमने आर्टिकल 5 से 8 तक देखा। अब उसके बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है। कोई भी व्यक्ति वो इंडिया का सिटीजन होगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, सॉरी, कोई भी व्यक्ति सिटीजन नहीं कहलाएगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 अगर उसने जो है किसी दूसरे जो है कंट्री की सिटीजनशिप, यहाँ पे इंडिया की जगह फॉरेन स्टेट आएगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे फॉरेन स्टेट आएगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री की जो है सिटीजनशिप ले ली, तो वो भारत का नागरिक होना नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेती हूँ तो मैं इंडियन सिटीजन नहीं कहलाऊंगी, मतलब कि इंडिया के अंदर किसी भी डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, तो हम दो पासपोर्ट्स नहीं रख सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट हो सकता है, हम एक ही कंट्री के नागरिक हो सकते हैं और वो है भारत। अगर हमने अपनी मर्जी से अगर हमने अपनी मर्जी से किसी फॉरेन स्टेट की जो है सिटीजनशिप एक्वायर की है तो हम इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे, ऐसा आर्टिकल 9 में दिया हुआ है। आर्टिकल 10 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है या फिर सिटीजन बनने वाला है किसी भी प्रोविजन से, मतलब आर्टिकल 5 से लेकर के 8 तक किसी भी आर्टिकल के तहत अगर कोई सिटीजन है या फिर बन जाता है अंडर आर्टिकल 5 to 8, तो वो जो है इंडिया का सिटीजन रहेगा, ठीक है। ही विल बी कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कंटिन्यू रहेगा। बट लॉज जो है एज पर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जैसे लॉ ऑफ पार्लियामेंट है तो उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी सिटीजनशिप में चेंज आ सकता है, अदरवाइज ही विल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। अगर कोई लॉ बन जाती है पार्लियामेंट की जहां पर आर्टिकल 5 to 8 जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं, या फिर कोई एडिशनल कोई लॉ बनाई जाती है जिसमें कोई एडिशनल प्रोविजन भी है सिटीजनशिप ग्रहण करने का, तो वो सिटीजन नहीं कहलाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ अगर कोई सिटीजन है तो वो सिटीजन करना कंटिन्यू रहेगा उसका, ठीक है। ये आर्टिकल 10 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 11 का ये कहना है कि इस पार्ट में के तहत, आर्टिकल 11 के तहत पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना सकता है सिटीजनशिप के एक्विजिशन के लिए, सिटीजनशिप के टर्मिनेशन के लिए, मतलब नागरिकता ग्रहण करने के लिए या नागरिकता खत्म करने के लिए कोई भी लॉ बनाई जा सकती है, या फिर कोई भी मैटर जो नागरिकता से रिलेटेड है उसके लिए पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है और वो लॉ बना सकता है। तो इसी का जो है यूज करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बनाई गई थी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है या बताता है कि हम किस तरह से, किन वेज के थ्रू सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और किन तरीकों से हमारी जो सिटीजनशिप है या नागरिकता है वो भंग हो सकती है या फिर हमें भारत के नागरिक होने से निकाला जा सकता है। ओरिजिनली जो है एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात की गई थी, बट ये जो है प्रावधान हटा दिया गया, कॉमनवेल्थ से सिटीजनशिप हटा दी गई है, हम सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अब एक्विजिशन, हम सिटीजनशिप को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहला है बाई बर्थ। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी, आई एम रियली सॉरी, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, बट उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो वो यहाँ पे देखिए किसी का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, बट एक जो जुलाई है 1987, इस टाइम पीरियड के बीच में अगर किसी भी सिटीजन का जन्म हुआ है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की कोई भी नागरिकता हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये हो गया जस्ट सोली वाला प्रिंसिपल यहाँ पे अब अप्लाई होता हुआ आपको दिखाई देगा। सॉइल, सन ऑफ सॉइल, जिसका भी जन्म इस भूमि पर हुआ है,
26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले। तो मतलब आपके शायद बड़े कोई भाई बहन हो, कजिन्स हो, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे, जो कि जस्ट सोली के प्रिंसिपल के थ्रू सिटीजन कहला सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अगर किसी का जन्म भारत 1987 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक के बीच में हुआ है, तो वो तभी सिटीजन कहलाएगा इंडिया का जब उसके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट, मतलब कि मदर या फादर, भारत के नागरिक हों उसके जन्म के वक्त, तो वो जो है सिटीजन कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर किसी का जन्म हुआ है इंडिया के अंदर, तो वो जो है क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट, जस्ट उसका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, तो वो सिटीजन कहलाएगा। बट 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में ज़्यादातर हम लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो हम लोग जो है सिटीजन तभी कहलाएंगे जब हमारे पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का जन्म के वक्त, हमारे जन्म के वक्त अगर वो इंडिया के सिटीज़न हैं, तो हम जो है सिटीजन्स कहलाएंगे। तो हम जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, एट प्रेजेंट अगर किसी का जन्म होता है, तो वो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है, ये जस्ट सैंग्विन का है, मतलब बाय ब्लड ऑल्सो यू शुड बी अ सिटीजन, मतलब आपके किसी एक पेरेंट का जो बर्थ है वो इंडियन होना चाहिए। अगर किसी का बर्थ जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो वो तभी सिटीजन कहलाएगा अगर उसके दोनों पेरेंट्स, मतलब माता और पिता, दोनों भारत के नागरिक हैं, या फिर कोई एक तो भारत का नागरिक है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है उसके जन्म के वक्त। तो एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो जो है भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो अब प्रिंसिपल है वो जस्ट सैंग्विन का है, मतलब कि बाय ब्लड ऑल्सो वी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उससे पहले 1987 से जस्ट सोली का भी प्रिंसिपल इंडिया के अंदर अप्लाई होता था, अब केवल जस्ट सैंग्विन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। दूसरा जो तरीका है सिटीजनशिप ग्रहण करने का, वो है कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट। एक और चीज़ है, अगर किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी बच्चे का जन्म इंडिया के अंदर होता है पोस्टिंग के दौरान, तो वो जो है इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते। ये और देखना था आपको बाय बर्थ में। दूसरा है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे देखिए अगेन 1950 से लेकर के दिसंबर 1992 तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर के दिसंबर 1992 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो वो इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट हो सकता है अगर उसके पिता इंडिया के सिटीजन थे उसके जन्म के दौरान। जब उसका जन्म हुआ तब उसके पिता के पास अगर भारतीय नागरिकता है और उसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो वो भारत का नागरिक कहला सकता था बिटवीन 26 जनवरी 1950 टू 10 दिसंबर 1992। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है बट 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, तो वो तभी भारत का नागरिक कहलाएगा अगर उसमें से उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो उसके जन्म के दौरान। तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ, इफ फादर और मदर, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन है, तो उनका बच्चा भी जो है भारत का नागरिक क्लेम कर सकता है, ही कैन बी ए सिटीजन बाय डिसेंट। 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, वो सिटीजन तब तक बाय डिसेंट नहीं कहलाएगा जब तक उसको रजिस्टर नहीं किया जाता इंडियन कॉन्सुलेट पे उसके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर। अगर उसके माता या पिता कोई भी भारतीय नागरिक हैं, तो वो अगर अब अपने बच्चे की सिटीजनशिप चाहते हैं आज की डेट में, तो उनको बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर अपने बच्चे का जो बर्थ है वो रजिस्ट्रार कॉन्सुलेट में जाकर के रजिस्टर कराना होगा। जब वो रजिस्टर करा लेंगे तब उनको जो है भारत की नागरिकता उनके बच्चे को ग्रांट की जा सकती है। कि बाई रजिस्ट्रेशन जो है कौन कौन भारत का नागरिक बन सकता है। बाई रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइज्ड हम बाद में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन भारत का नागरिक बन सकता है। पहला है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे, अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब कि वो
गैर कानूनी रूप से अगर भारत के अंदर नहीं घुसा है, कानूनी रूप से अगर भारत के अंदर रह रहा है, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन करा के सिटीज़न बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दे के अपने आप को रजिस्टर करा सकता है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो किसी भी फॉलोइंग कैटेगरीज में से होना चाहिए। पहला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का है, और ऑर्डिनरली पिछले 7 सालों से इंडिया के अंदर रह रहा है, मतलब कि आम रूप से पिछले 7 सालों से अगर भारत के अंदर रह रहा है और भारत के ओरिजिन का है, मतलब उसके माता पिता या उसके दादा परदादा परदादी कोई भी अगर भारतीय थे, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपना एप्लीकेशन दे करके। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति वो इंडियन ओरिजिन का तो है, बट ऑर्डिनरली आम रूप से अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर रहता था, मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर आम रूप से नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है, तो वो अपने आप को रजिस्टर करा के सिटीजनशिप ले सकता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी सिटीजन से मैरिड है, तो वो जो है सिटीज़न बन सकता है अपने आप को रजिस्टर करा के, बट ऐसे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने से 7 साल पहले तक वो इंडिया के अंदर रहता हुआ होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी की शादी इंडियन सिटीज़न से हुई है और वो चाहे तो इंडियन सिटीज़नशिप ले सकता है एप्लीकेशन दे के, बट इस एप्लीकेशन देने से पिछले 7 साल पहले तक, इससे पहले 7 साल तक वो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरली, मतलब आम रूप से रह रहा हो, तो वो सिटीज़न बन सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी सिटीज़न है, तो उसके माइनर बच्चे हैं, अगर किसी सिटीज़न के माइनर बच्चे हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो चाहें तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करा के अपने माइनर बच्चों को सिटीज़नशिप ग्रहण करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फुल एज का है, मतलब कि एडल्ट है, 18 ईयर से ज़्यादा का है, और कैपेसिटी, मतलब कि वो मेंटली स्टेबल है, और उसके खुद के कोई भी पेरेंट, आइदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब माता या पिता, सिटीजन्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और ऑर्डिनरली वो इंडिया के अंदर पिछले 12 महीने से रह रहा है, एप्लीकेशन देने से पहले पिछले 12 महीने से ऑर्डिनरली वो इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो सिटीजन बन सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति वो 18 साल से ऊपर है, वो मेंटली स्टेबल है, और उसने अपने आप को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर करा रखा है पिछले 5 सालों से, और ऑर्डिनरली पिछले 12 महीने से इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो भी जो है सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन बन सकता है। तो ये जो कैटेगरीज हैं ए से एफ तक, इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और रजिस्ट्रेशन करा के सिटीजनशिप या नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब आते हैं हम नेचुरलाइजेशन पे, मतलब कोई बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजन नहीं है, बाय रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाय डिसेंट नहीं है, तब भी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन मतलब वो काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर रहा है, और एक नागरिक की तरह काफ़ी दिनों से वो इंडिया के अंदर रहा है, और इसीलिए उसको जो है नागरिकता का अधिकार मिल सकता है। तो इसके लिए, नेचुरलाइजेशन के लिए किसी भी व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उसको फिर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेचुरलाइजेशन का, अगर उसके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है। पहली क्वालिफिकेशन क्या, कि वो जो है इंडिया का, ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ ए कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स ऑफ कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। वो किसी भी उस कंट्री का नागरिक नहीं है जहाँ पर भारतीय नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए कोई कंट्री ए है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स बाय नेचुरलाइजेशन जो है सिटीजन नहीं बन सकते इस कंट्री ए का, तो उस कंट्री के सिटीजन्स भी इंडिया के अंदर सिटीजनशिप ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वो सिटीजन है किसी भी कंट्री का, और वो रिनाउंस करता है सिटीजनशिप ऑफ कंट्री ऑन इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड, तो अगर वो किसी दूसरी कंट्री का नागरिक है, और वो ये जो है अपनी जो जहाँ वहाँ की नागरिकता, वैसे मान लीजिए वो ए कंट्री का नागरिक है, और अपनी ए कंट्री की नागरिकता का त्याग दे, इंडिया का सिटीजन बनने पर अगर ए की नागरिकता त्याग देता है, तभी वो सिटीजन बन सकता है, अदरवाइज वो सिटीजन नहीं बन पाएगा। तीसरी कंडीशन, ये सारी कंडीशन जो है फुलफिल करना ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये मेन कंडीशन है, कि वो इंडिया के अंदर रह रहा हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो,
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस के साथ साथ आधे टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हो और आधे टाइम वो रह रहा हो पिछले 12 महीने में, डेट ऑफ एप्लीकेशन से पिछले 12 महीने में वो इंडिया के अंदर रहता हुआ होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए, या फिर दोनों में से एक। मान लीजिए 6 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में और 6 महीने इंडिया के अंदर रहा हो एप्लीकेशन देने से जस्ट पहले, तभी उसकी जो एप्लीकेशन ये रिसीव की जाएगी। और एप्लीकेशन, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो मान लीजिए किसी सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बाय सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन चाहिए, तो जिस भी दिन वो एप्लीकेशन दे रहा है उससे पिछले 12 महीने तक वो कंटिन्यूसली इंडिया में रहता होना चाहिए। ये हमने पिछले पॉइंट में देखा था। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अलावा पिछले की 14 साल की जो पीरियड है, मतलब कि 1 सितंबर 2005 से लेकर के 1 सितंबर 2019 के बीच टोटल उसका जो रेसिडेंस होना चाहिए इंडिया में 11 साल का होना चाहिए। पिछले 14 साल में 11 साल वो इंडिया के अंदर रहा हो, कंटिन्यूसली या डिसकंटिन्यूसली कैसे भी, टोटल जो उसका महीने आने चाहिए वो 11 साल के बराबर आने चाहिए। अगर वो इतने टाइम रहा है पिछले 14 सालों में, प्लस पिछले 1 साल कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर रहा है, तभी वो एप्लीकेशन दे सकता है नेचुरलाइजेशन की। उसके अलावा एप्लीकेशन दे दी, ये सारी कंडीशन फुलफिल कर ली, फिर भी अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं है तो भी उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ही शुड बी ऑफ ए गुड कैरेक्टर, वो अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि उसको किसी हमारा जो 8th शेड्यूल है उसकी किसी भी एक लैंग्वेज की सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर किसी को जो है यूएसए की सिटीजनशिप चाहिए होती है तो उसको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही अगर कोई भारतीय नागरिकता चाहता है तो हमारे 8th शेड्यूल में जो जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से भी किसी भी एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए एडिक्वेट बेसिस पर, मतलब अच्छी तरह से उसे एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब मान लीजिए उसको जो है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल जाता है और वो जो है भारत के अंदर रहना चाहता है या फिर भारत की सर्विस के अंदर रहना चाहता है, तो वो जो है रह सकता है, वो पूरी तरह से मेंबर कहलाएगा। तो उसको नेचुरलाइजेशन तभी मिलेगी अगर वो भारत के अंदर रहना चाहता है या फिर भारत की जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके अंदर उसमें काम करना चाहता है, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका भारत मेंबर है वहाँ पे काम करना चाहता है, या किसी सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है, या फिर किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहता है जो कि भारतीयों के द्वारा खोली गई हो, तभी वो इंडिया के सिटीजन, उसको जो है नेचुरलाइजेशन के रूप में सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन लेने के बाद उससे पूछा जाता है एप्लीकेशन देते वक्त कि क्या आप भारत में रहना चाहते हैं। अगर वो भारत में रहना चाहता है या फिर भारत के अंदर नहीं रहना चाहता बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में रहना चाहता है, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहता है जिसका भारत एक जो है मेंबर हो, या फिर किसी कंपनी या बॉडी ऑफ पर्सन्स के रह के काम करना चाहता है जो कि इंडियंस के द्वारा खोली गई हो, तभी उसको जो है नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें से कोई भी कंडीशन, जो हमने ऊपर जितनी भी ए से जी तक जो भी कंडीशंस देखी हैं, ये वेव कर सकता है, मतलब कि रोक सकता है या ख़त्म कर सकता है अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कोई डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो, जो कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक एमिनेंट पर्सन हो, साइंटिफिक पर्सनैलिटी हो, फिलॉसफी के फील्ड में, फील्ड ऑफ आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में या ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए अगर उसने कोई भी कार्य किया है तो उसके लिए इनमें से कोई भी कंडीशन वेव ऑफ की जा सकती है, मतलब खत्म की जा सकती है। सभी नेचुरलाइज सिटीजन्स को और सभी रजिस्टर्ड सिटीजन्स को जो है वे एलिजेंस के लिए ओथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी कि वो भारत के संविधान का जो है पालन करेंगे। नेक्स्ट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब हमने अगर कोई ऐसी टेरिटरी ली है, मतलब इंडिया के पहले वो भारत के मैप का हिस्सा नहीं थी, बाद में अगर हमने उसके ऊपर ऑक्यूपेशन कर लिया तो भी उसके नागरिक, उस टेरिटरी में रहने वाले लोग, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो अगर कोई फॉरेन टेरिटरी थी वो अगर इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई कर सकती है कि वो लोग जो उस टेरिटरी के नागरिक थे वो नोटिफाइड डेट से, जिस डेट्स में नोटिफिकेशन हुआ है इस टेरिटरी का, उस नोटिफाइड डेट से इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब पुदुचेरी जो है इंडिया का हिस्सा बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 ये नोटिफाई किया था और अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसके तहत लोगों को, वहाँ के लोगों को जो है इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की गई थी।
अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि उन लोगों के लिए लागू होते हैं जो जिनको असम अकॉर्ड के तहत कवर किया गया है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत कुछ एडिशनल जो है प्रोविजंस डाले गए हैं सिटीजनशिप के लिए, जो कि असम अकॉर्ड के थ्रू आए थे। असम अकॉर्ड के थ्रू कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन का है और असम में आया 1 जनवरी 1966 से पहले, बांग्लादेश की टेरिटरी से इंडियन टेरिटरी में आया है बिफोर 1 जनवरी 1966, और ऑर्डिनरली फिर असम में वो रिसाइड करने लगा अपनी डेट ऑफ एंट्री से लेकर के मतलब 1 जनवरी 1966 के बाद से के पहले कभी भी आया हो, और अपनी डेट ऑफ एंट्री से लेकर के 1 जनवरी 1966 तक आम रूप पर अगर वो असम के अंदर रहता है तो उसको जो है सिटीजनशिप असम की मिल जाए, इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। बट अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 1966 के बाद आया बट 25 मार्च 1971 के पहले आया है बांग्लादेश से, और ऑर्डिनरली वो असम में रह रहा है, तो वो अपने आप को तभी जो है इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। वो तभी इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा जब उसने जो है जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराया है किसी भी फॉरेन ट्राइब्यूनल में के पास जाके अगर रजिस्टर करा लिया है तो वो इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया का सिटीज़न कहा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरेनर। जिस दिन उसका डिटेक्शन हुआ एज ए फॉरेनर उस दिन जो है उसको इंडिया का सिटीज़न कहलाया जाएगा। बट in intervening period of 10 years he shall have rights and obligations as a citizen of India except right to vote। तो जो भी ये सारी जो डेट्स हैं ये 25 मार्च 1971 से पहले की हैं। कोई 1 जनवरी 1966 के बाद आया बट 25 मार्च 1971 से पहले आया है, ऑर्डिनरली वो असम में रह रहा है डेट ऑफ एंट्री से लेकर के, और उसको जो है फॉरेनर डिटेक्ट कर लिया गया तो उसको रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। रजिस्टर कराने के बाद वो 10 साल तक टेम्परेरी सिटीज़न होगा, उसके पास केवल सारे अधिकार होंगे और सिटीज़न जैसे सारी ऑब्लिगेशंस होंगी, बट राइट टू वोट नहीं मिलेगा। इन 10 सालों के बाद वो अगेन सिटीज़न ऑफ इंडिया बन जाएगा। बट कोई भी व्यक्ति अगर इस टाइम पीरियड के बाद आता है तो उसके लिए कंडीशंस अलग हैं। तो असम अकॉर्ड में जो है सिटीजनशिप केवल इन 2 कंडीशन में ग्रांट की जाएगी। अगर कोई असम के अंदर रह रहा है तो उसको अगर सिटीजनशिप अगर वो इस डेट के बाद आता है और अपने आप को जो है रजिस्टर नहीं कराता तो वो इलीगल जो है माइग्रेंट कहलाएगा, फिर उसको सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप मिल तो जाती है पर हम खो भी सकते हैं सिटीजनशिप। पहला बाय रिनंसिएशन, हमने अगर रिनाउंस कर दिया, हमने कह दिया हमें नहीं चाहिए आपकी सिटीजनशिप, तो हमारी सिटीजनशिप लूज हो सकती है। बाय टर्मिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी सिटीजनशिप जो है कैंसिल कर सकती है। बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब उसको जो है अगेन टेक अवे किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा ये अभी हम देखेंगे। पहला होता है रिनंसिएशन, कोई भी व्यक्ति जो कि 18 ईयर्स का है और मेंटली स्टेबल है वो डिक्लेरेशन दे सकता है कि वो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करता है या छोड़ता है। जब इस तरह का डिक्लेरेशन रजिस्टर हो जाएगा तो वो पर्सन जो है भारत का नागरिक कहलाना बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन किसी युद्ध के दौरान हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है विदहेल्ड किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रिनाउंस करता है अपनी इंडियन सिटीजनशिप तो उस व्यक्ति के माइनर चाइल्ड मतलब कोई भी उसका पुत्र या पुत्री है 18 साल से नीचे का, तो उसकी सिटीजनशिप भी लूज हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की तो उसके माइनर बच्चों की सिटीजनशिप का भी लूज हो सकता है, लॉस हो सकता है। बट अगर उस व्यक्ति का बच्चा वापस 18 साल का हो जाए तो वो अपनी सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है, और रिज्यूम करने के लिए उसको जो है एक एप्लीकेशन देनी होगी। तो क्योंकि उसके माता या पिता की सिटीजनशिप का लॉस हुआ था तो उस बच्चे की भी सिटीजनशिप जा सकती है, बट उसको वापस मिल जाएगी जब वो 18 साल का हो जाए तो उसको वापस मिल सकती है, बट उसको उसके लिए उस बच्चे को जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरली अपनी मर्जी से एक्वायर करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होता
जब इंडिया किसी वॉर में एंगेज्ड हो, अगर हम किसी युद्ध में हैं, उस वक्त अगर कोई वॉलंटरली कोई सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उस वक्त ये सिटीजनशिप का टर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा नॉर्मल टाइम्स में अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। फिर बाय डेप्रिवेशन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपल्सरली टर्मिनेट कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है किसी को, अगर किसी व्यक्ति ने सिटीजनशिप फ्रॉड के थ्रू ली है। जो हमने नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस देखा, रजिस्ट्रेशन बाय बर्थ, जो हमने चारों प्रोसेस देखे थे, उसमें अगर ये पाया जाए कि किसी व्यक्ति ने सिटीजनशिप लेते वक्त कोई फ्रॉड किया था, कोई डेट्स में गड़बड़ी की है, किसी भी तरह का जो है फ्रॉड किया है, तो उसकी सिटीजनशिप को सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति डिसलॉयल्टी शो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए प्रति, तो उस व्यक्ति की भी सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है, उसको भी डिप्राइव किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने युद्ध के दौरान एनिमी से अनलॉफुली ट्रेड किया है या कम्युनिकेट किया है तो उस व्यक्ति की भी सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है। इसी तरह से अगर रजिस्ट्रेशन के 5 साल के भीतर अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजन किया जाए किसी भी कंट्री में, और नेचुरलाइजेशन के बाद भी जो है नेचुरलाइजेशन के 2 साल के भीतर जो है इम्प्रिजन किया जाए, तो उस व्यक्ति की भी डेप्रिवेशन या फिर उस व्यक्ति की भी सिटीजनशिप ली जा सकती है, डिप्राइव किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो इंडिया के बाहर पिछले 7 सालों से, आम तौर पर अगर वो इंडिया के बाहर रह रहा है तो उसकी सिटीजनशिप भी डिप्राइव की जा सकती है, उसको भी सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो प्रावधान है सिटीजनशिप का वो ये है कि इंडिया की सिटीजनशिप में सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हमें जो है अपने स्टेट की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती, मतलब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजन्स जो है सिर्फ इंडिया की यूनियन के लिए प्रति जो है अपना एलिजेंस शो करते हैं, स्टेट की अपनी कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप जैसे कि यूएसए में होती है, वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि कुछ स्टेट्स के लोगों के पास कुछ राइट्स होंगे और वो राइट्स दूसरे स्टेट के सिटीजन्स को नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टेट ऑफ वॉशिंगटन है और इसके अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के नागरिकों को वो अधिकार नहीं होंगे जो कि वॉशिंगटन स्टेट के लोगों के पास हैं। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है दो नागरिकों के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, ये सारे जो है मूलभूत अधिकार हैं, इनका हनन हो सकता है डुअल सिटीजनशिप में। इसी वजह से इंडिया के अंदर एक सिंगल सिटीजनशिप है जिसके थ्रू ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। इंडिया का कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट में उसको सारे अधिकार होंगे, उसको वोट करने का अधिकार होगा, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का अधिकार होगा, अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। बट कुछ केसेस में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 के तहत रेसिडेंस को विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन बनाया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। फिर अंडर आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है किसी भी सिटीजन से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो आर्टिकल 15 में देखिए क्या क्या प्रोहिबिटेड है। रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते, बट ग्राउंड रेसिडेंस के बेसिस पर दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। मतलब कि ये हुआ आर्टिकल 15 के तहत कोई भी स्टेट अपने यहाँ के निवासियों के लिए स्पेशल प्रेफरेंस दे सकता है। ये जो मैटर्स हैं जो कि परव्यू के अंदर नहीं है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के परव्यू में नहीं आते, उन मैटर्स के अलावा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर मिलता है, उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं उसमें जो है वो प्रावधान आपको मूवमेंट का फ्रीडम या रेसिडेंस का फ्रीडम में भी कि कुछ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सभी सिटीजन्स को ग्रांट नहीं होगा। मतलब कि ये हुआ कि आउटसाइडर्स को हो सकता है कि ट्राइबल एरियाज़ में एंटर ना करने दिया जाए या फिर रिसाइड ना करने दिया जाए या सेटल ना करने दिया जाए। तो ये जो है आउटसाइडर्स की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है इन एरियाज़ में, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ में।
इसके अलावा 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर था उसको एम्पावर किया गया था, उसको जो है पावर थी कि वो जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकता था, और मतलब वो डिफाइन कर सकता था कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। उसके अलावा परमानेंट रेसिडेंट्स पर स्पेशल राइट्स जो है कन्फर किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में केवल एक परमानेंट रेसिडेंट को मिल सकती है। फिर कोई भी परमानेंट रेसिडेंट ही केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता था जम्मू एंड कश्मीर में। सेटलमेंट अगर किसी को जम्मू एंड कश्मीर में करना है तो वो भी केवल जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। स्कॉलरशिप या कोई अदर तरह की कोई छात्रवृत्ति वगैरह केवल वो परमानेंट रेसिडेंट्स को मिलती थी। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का। तो सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी इंडियन डायस्पोरा के लिए, मतलब कि इंडिया के जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके लिए, और इसकी चेयरमैनशिप की गई थी LM सिंघवी जी के द्वारा। इस कमेटी को मैंडेट दी गई थी, मतलब इस कमेटी का फंक्शन था कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करे ग्लोबल इंडिया के जो डायस्पोरा हैं, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके ऊपर, और साथ में ये रिकमेंड करे कि किस तरह से हम उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव या बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2002 में सबमिट की और रिकमेंड किया कि सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि डुअल सिटीजनशिप मिल सके इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को, PIOs को जो है डुअल सिटीजनशिप की आवश्यकता पड़ती है। तो क्योंकि इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए वो लोग इंडियन सिटीजनशिप को नहीं लेते थे, क्योंकि अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेते हैं तो उनको दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ता था। तो इस कमेटी ने कहा कि आप किसी तरह से ये प्रावधान कीजिए कि वो इंडिया की जो है लिमिटेड सिटीजनशिप भी ले सके और साथ साथ किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप को रख सके अपने पास। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कुछ चेंजेस लाए गए थे, और यहाँ पे जो है प्रोविजन लाया गया था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का PIOs के लिए। 16 कंट्रीज के जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे अदर देन पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा बाकी कुछ स्पेसिफाइड 16 कंट्रीज के लोग, उनको जो है इंडिया की सिटीजन एक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती थी, और यहाँ पे जो है कुछ प्रोविजंस उनको दिए गए थे। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया था कि जो भी कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस है उनको ओमिट किया जाए। तो मतलब कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, वो हटा दी गई है आफ्टर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब ये शुरू में 2003 में केवल 16 कंट्री के जो PIOs थे उनको OCI मिल सकती थी, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल सकती थी। बट बाद में देखा गया कि ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई, इस वजह से इसको एक्सपैंड करके जो है सभी कंट्रीज़ के लिए लागू कर दिया गया है एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मतलब कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको OCI सिटीजनशिप दी जा सकती है अगर वो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं है तो, और अगर उनकी होम कंट्री डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है अपनी लोकल लॉज के तहत, तो उस व्यक्ति को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ग्रांट की जा सकती है। बेसिकली अब इसमें कैच ये है कि OCI एक्चुअली जो है डुअल सिटीजनशिप नहीं है, OCI जो है एक लिमिटेड सिटीजनशिप है। OCI कार्ड होल्डर्स जो है रेगुलर सिटीजन्स ऑफ इंडिया की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप या डुअल नेशनैलिटी अलाउड नहीं है। अगेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 को जो है अमेंड करके कुछ जो प्रोविजंस थे प्रिंसिपल OCI एक्ट के, ये अमेंड किए गए थे, और OCIs को जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा गया, क्योंकि पहले PIOs का एक अलग प्रोसीजर था, OCI का अलग प्रोसीजर था। OCI काफ़ी जो है पॉपुलर स्कीम हुई और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि PIO क्या है, OCI क्या है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए PIO कार्ड स्कीम को और OCI कार्ड स्कीम को मर्ज करके एक जो सिटीजनशिप बनाई गई उसको कहा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो आज की डेट में PIO कार्ड होल्डर कोई नहीं है, सिर्फ OCI कार्ड होल्डर, OCI सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहलाते हैं। अब ये क्या है OCI सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर?
तो गाइस इसका पहला प्रोविजन है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकता है कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति पूरी एज का है, मतलब 18 साल से ऊपर का है, और कैपेसिटी का है, मतलब कि मेंटली स्टेबल है, तो वो अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है इस बिहाफ में, तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है अगर वो फॉलोइंग में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करे। पहला, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, मतलब किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, बट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी टाइम वो इंडिया का सिटीजन रहा हो। ठीक है, इस वक्त नहीं है इंडिया का सिटीजन, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ या लागू होने के बाद किसी भी वक्त अगर वो इंडिया का सिटीजन रहा है तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है बट इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था आफ्टर दी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते वक्त, मतलब हमने जो आर्टिकल 5 to 8 पढ़े हैं उनके तहत अगर वो एलिजिबल था इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, तब भी वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल होगा। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है बट ऐसी किसी टेरिटरी को बिलोंग करता था जो इंडिया का पार्ट बन गया आफ्टर 15 अगस्त 1947। मान लीजिए कोई फ्रांस का सिटीजन है बट वो इनिशियली पुदुचेरी को बिलोंग करता था, तो वो जो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेबल हो, ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, सॉरी, वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब वो किसी और कंट्री का सिटीजन है बट वो किसी भी ऐसी टेरिटरी का पार्ट था जो कि भारत का हिस्सा बन गया आफ्टर 15 अगस्त 1947। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन चार में से, इन ऊपर वाले तीन में से किसी भी व्यक्ति का चाइल्ड हो, बच्चा हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, पोता या परपोता हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगेन ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल होगा। तो ये जो हमने ऊपर के तीन कंडीशन देखे हैं, अगर इनके बच्चे या इनके पोते पोती या इनके परपोते परपोती वो भी ओसीआई के लिए एलिजिबल होंगे। फिर दूसरा, हमने जो ऊपर वाली कंडीशंस देखी हैं उनमें से कोई एलिजिबिलिटी है और उनका कोई माइनर चाइल्ड है, मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है, तो वो भी जो है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल होगा। या फिर तीसरी कंडीशन ये कि कोई भी व्यक्ति माइनर चाइल्ड हो और उसके दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर उसका कोई भी एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन हो। और लास्ट कंडीशन ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का स्पाउस, मतलब कि पति या पत्नी, जो कि जिसका ओरिजिन तो फॉरेन है बट वो भारत के किसी नागरिक से उसकी शादी हुई है, और या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी हुई है जो कि इंडिया का ओसीआई कार्ड होल्डर है और जिसकी मैरिज जो है कंटिन्यूसली पिछले इस एप्लीकेशन देने से पिछले 2 सालों तक चल रही हो कंटिन्यूसली, तो वो जो है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल हो सकता है। फिर एक और कंडीशन ये है कि किसी भी व्यक्ति का के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो पाकिस्तान के सिटीज़न रहे हैं या बांग्लादेश के सिटीज़न रहे हैं, तो वो जो है इंडिया के ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, एक और कंडीशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कि किस डेट से किसी भी इंडियन ओरिजिन के कार्ड होल्डर्स को डीम किया जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो कुछ ऐसे पर्सन है, पीआईओज है ना, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर सकती है कि किस डेट से पीआईओज जो है ओसीआई कार्ड होल्डर कहलाएंगे। ये चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इन राइटिंग, अगर कुछ रिटर्न में जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए घोषित कर सकती है या फिर रजिस्टर कर सकती है। दूसरा क्या है, क्या क्या राइट्स मिलेंगे अगर किसी ने अपने आप को ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर करा लिया, तो उसको क्या अधिकार मिलेंगे। तो वो अधिकार मिलेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं या स्पेसिफाई किए हैं। जो भी अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किए हैं वही अधिकार ओसीआई को मिलेंगे। कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, तो ये तो हमने देख लिया कि वो राइट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं वही मिलेंगे। बट अब हम ये देखेंगे कि क्या हक उनको नहीं मिलते। पहली चीज़, उनको जो है राइट ऑफ टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि ये पूर्णतः जो है ये फुल मेंबरशिप नहीं होती इनको इंडिया की, तो इसीलिए इनको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राइट टू इक्वालिटी ग्रांट नहीं होता। दूसरा, ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते इंडिया का,
तीसरा, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते इंडिया के। और चौथा, ये जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। उसी तरह से ये जो है जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ये वोटिंग नहीं कर सकते, ये अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। ये हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा एमपी या एमएलए नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा ये स्टेट ये देख ही लिया हमने कि एमपी नहीं बन सकते हैं, एमएलए नहीं बन सकते हैं। फिर कोई भी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री की कोई पब्लिक सर्विस है या फिर स्टेट मिनिस्ट्री की कोई पब्लिक सर्विस है, उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। बट कुछ पोस्ट के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है तो उन पोस्ट के लिए ये एलिजिबल होंगे। तीसरा, रिनंसिएशन। कोई चाहे तो अपनी ओसीआई सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकता है। अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक डिक्लेरेशन दे जहां पर वो रिनाउंस कर रहा है इस कार्ड को, तो वो जो है इस डिक्लेरेशन के बाद जैसे ये डिक्लेरेशन रजिस्टर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नहीं रहेगा। दूसरा, अगर कोई पर्सन अपनी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो वो होल्ड करता था, अगर उसको होल्ड करना बंद करते, तो उसका पति या पत्नी जो कि फॉरेन ओरिजिन तक का था और जिसको ओसीआई की कार्ड मिला था, क्योंकि इस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड था, तो उसके पति या पत्नी का भी कार्ड जो है रिनाउंस कर मतलब उसकी भी ओसीआई सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है। उसके अलावा ऐसे किसी व्यक्ति का कोई माइनर चाइल्ड है जो कि ओसीआई रजिस्टर्ड था, तो उसका माइनर चाइल्ड भी ओसीआई का रजिस्ट्रेशन उसका भी समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कि किस कैंसिलेशन कैसे किया जा सकता है ओसीआई रजिस्ट्रेशन का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि ये जो रजिस्ट्रेशन थी ये फ्रॉड के थ्रू मिली है किसी व्यक्ति को, या फिर किसी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिली है, या किसी फैक्ट को कंसील करने के बाद मिली है। दूसरा, अगर ओसीआई सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर किसी भी वॉर के दौरान अनलॉफुली उसने कम्युनिकेट किया है एनिमी से, तो उसकी सिटीजनशिप मतलब ओसीआई सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल की जा सकती है। तीसरा, अगर किसी भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ने अनलॉफुली कम्युनिकेट किया है एनिमी से, तब वो भी जो है उसकी सिटीजनशिप मतलब ओसीआई जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल की जा सकती है। उसके अलावा ये देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ओसीआई कार्ड होल्डर को रजिस्ट्रेशन के 5 साल के भीतर अगर उसको किसी भी तरह की जेल हो जिसमें उसको 2 साल से ज़्यादा का टर्म मिले, तो जो है उसको उसकी ओसीआई जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर किसी भी ओसीआई सिटीजनशिप कार्ड होल्डर की जो मैरिज है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा डिसॉल्व की जाए, तो उसकी जो है ओसीआई कार्ड होल्ड जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो सकती है। या फिर उसकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व नहीं हुई, बट जो सब अपनी मैरिज के चलते मीन्स मैरिज होते वक्त मतलब उसकी मैरिज हो रखी थी किसी से, उसी दौरान वो किसी दूसरे व्यक्ति से अगर शादी कर लेता है तब भी उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। सॉरी, सिटीजनशिप मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैंसिल की जा सकती है। तो इसमें हमने देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा सिटीजनशिप कैसे मिलती है। आर्टिकल्स 5 to 11 हमने देखे। उसके अलावा हमने ओसीआई कार्ड देखा। हमने जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट की जो एक्ट थी जो 1955 वाली थी और 2003 वाली थी, उसके प्रोविजंस के तहत रिनंसिएशन मतलब भी देखी सिटीजनशिप की, और सिटीजनशिप कैसे हासिल की जाती है वो भी हमने देखा। फिर हमने जो है पीआईओज का देखा कि किस तरह से पीआईओज को ओसीआई के साथ मर्ज किया गया है। पहले इसके डिफरेंसेस भी आते थे, क्योंकि अब ओसीआई को मर्ज कर दिया गया है पीआईओ से, तो अब डिफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो ये आपका जो है पार्ट 2 था। कल से हम देखेंगे पार्ट 3 को, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड